आप सभी लोग का आपके अपने चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में हार्दिक स्वागत है। आज हम विज्ञान का एक अध्याय पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। तो क्या होता है धातु और अधातु? तो धातुओं में धातु को पहचानने के लिए और अधातु को पहचानने के लिए उसमें कुछ भौतिक गुण होते हैं, कुछ रासायनिक गुण होते हैं। तो भौतिक गुण किसे कहते हैं और रासायनिक गुण किसे कहते हैं, बात ये आती है। किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन या भौतिकी ज्ञान के बारे में उसे हम भौतिक गुण कहते हैं, और किसी पदार्थ का रासायनिक गुण या रासायनिक प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम उसे रासायनिक गुण कहते हैं। तो किसी पदार्थ में भौतिक गुण भी जानना जरूरी होता है और किसी पदार्थ का रासायनिक गुण भी जानना जरूरी होता है। तो धातु और अधातु में भी ऐसा ही होता है, उनके कुछ भौतिक गुण होते हैं और कुछ रासायनिक गुण होते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं धातु और अधातु के बारे में। तो क्या होता है धातु और अधातु? तो जैसे कि हम नॉर्मली डेली लाइफ में सुनते हैं डेली कि क्या होता है धातु। धातु में हमने सुना आयरन होता है, यानी कि लोहा हमारी धातु है। फिर इसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी धातु हैं। हम हमेशा अपने जीवन में ऐसे नाम सुनते आ रहे हैं कि ये धातु है, ये अधातु है। तो क्या होती है धातु की खासियत? धातु में जैसे कि हम आयरन को ले लेते हैं, तो आयरन को हम जब किसी चीज़ से पीटते हैं तो उसमें आवाज़ आती है। तो क्या होते हैं धातु में आवाज़ आती है। धातु क्या होते हैं, धातु में चमक होती है। जैसे कि हम एल्युमिनियम का ही सीट ले लेते हैं, एल्युमिनियम का चादर ले लिया, तो उसमें एल्युमिनियम में क्या होता है, चमक होती है एल्युमिनियम के चादर में। तो इसी तरह धातु और अधातु में कुछ उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं। तो सबसे पहले हम धातु और अधातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू हम कैसे उनको पहचानेंगे कि ये धातु है और यह अधातु है। तो आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, धातु को मेटल और अधातु को क्या कहते हैं, नॉन मेटल। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या शुरू करने जा रहे हैं, धातु और अधातु को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण कैसे पहचानेंगे कि यह हमारा धातु है और यह हमारा अधातु। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं धातु और अधातु के बारे में। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। धातु अधातु, तो क्या होता है धातु अधातु? धातु में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। धातु जो होते हैं ये धनायन होते हैं और अधातु जो होते हैं ऋणायन होते हैं। तो क्या होता है धातु अधातु? तो सबसे पहले हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, धातु क्या होता है, धातु के बारे में। धातु जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ये त्याग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाली चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं इंग्लिश में। तो धातु क्या होते हैं, यानी मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, धातु को ग्रहण करने वाली चीज़ों को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और अधातु इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होते हैं, और धातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। यानी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर और नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो क्या होते हैं ये वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को
वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं उसे हम धातु कहते हैं या मेटल कहते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उसे हम मेटल या धातु कहते हैं। कैसे कहते हैं आइए बताते हैं। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल हमने ले लिया सोडियम। सोडियम यानी कि सोडियम का हमारा परमाणु क्रमांक क्या होता है 11 होता है। तो हम सोडियम का जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया सोडियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इत्यादि ये सारे हमारे क्या है धातु हैं। अब हैं कैसे हमने उदाहरण तो बता दिया कि नहीं ये हमारे धातु हैं और हमने ये भी बता दिया ये पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कैसे कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कैसे ये पहचानेंगे इसके बारे में। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम कैसे हमारे धातु हैं। सोडियम इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसको हम किससे, इसका केमिकल सूत्र क्या होता है, वो होता है Na को हम सोडियम कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। हर परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। जैसे कि ये हमारा नाभिक हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और इसके चारों ओर क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इसमें ये क्या होती है, ये हमारी पहली कक्षा। ये हमारी होगी दूसरी कक्षा। उसके बाद ये हमारी होती है तीसरी कक्षा। परमाणु के भीतर इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और इसमें कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके चारों तरफ कौन से क्या भ्रमण करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि हमने बताया कि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 11। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर उसके बाद दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं। उसके बाद फिर 8 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा परमाणु क्रमांक क्या दिया हुआ है 11। यानी पहली कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। तो इसमें से हम क्या 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऑर्बिट में हम राउंड करेंगे। यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहली कक्षा में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रन करेंगे एक दूसरे के बाद। फिर दूसरी कक्षा में हमारे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 और 1, 2 8 10 और लास्ट में 1। तो हमारी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट करेंगे। दूसरी कक्षा में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
दूसरी कक्षा में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, और तीसरी कक्षा में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नाभिक में हमारे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सबसे पहले ये जो नाभिक के जो पास वाले इलेक्ट्रॉन है यह किसको आकर्षित करेगा? नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा को, पहली कक्षा को, इलेक्ट्रॉन को यह आकर्षित करेगा, यह नाभिक। तो यानी कि हमारी पहली कक्षा को तो आकर्षित कर लिया, दूसरी कक्षा थोड़ा सा उसके दूर है तो उसको आकर्षित, जैसे कि हम पहले जो हम अगर क्लास में बैठते हैं, जो टीचर के सामने वाला पहला स्टूडेंट रहता है उस पर टीचर का फोकस ज़्यादा रहता है, दूसरी बेंच पे जो लड़का बैठता है उस पर थोड़ा सा कम, और जो सबसे पीछे वाली लास्ट डेस्क पे बच्चा बैठता है उस पर सबसे कम, वो सब चिल्लाते रहते हैं, पीछे शोर मचाते हैं। तो इसी तरह तो उस पर टीचर का ध्यान कम होता है जितना कि वो उसके पास वाले बच्चे पे होता है। तो उसी प्रकार नाभिक में भी होता है कि जो पहली कक्षा है इस पे इसका आकर्षण बल ज़्यादा रहेगा नाभिक से। तो यहाँ 2 फिर 8, और ये क्या हो गया? सबसे दूर है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे ज़्यादा यह आकर्षित नहीं करता है। तो हमारा जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है यानी कि यह 1 इलेक्ट्रॉन है, यह इसको क्या करेगा? त्याग कर देगा। तो यह क्या होता है? सोडियम, जैसे कि हमने बताया 281, तो ये लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन को जो क्या करता है? सोडियम त्याग देता है। तो अतः यह क्या हुआ? धातु। मैंने क्या बताया था धातु की प्रॉपर्टी? कि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। तो हमारा जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये इसको त्याग देगा, तो हमारा सोडियम का जो होगा यह क्या होता है? Na+ प्लस E-, ये जो होता है इसका केमिकल रिएक्शन होता है। कैसे होता है कि ये देखो, सोडियम हमारा क्या होता है? ये हमारा जो है जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो ये क्या हो जाएगा? धनायन हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है यानी कि छोड़ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दाता। और इसके बाद और यह क्या है? धनायन है। सोडियम क्या होता है? धनायन, और इलेक्ट्रॉन दाता है, यह इलेक्ट्रॉन को देने वाला है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला है। और सोडियम इस प्रकार क्या हुआ? हमारा धातु हुआ, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो ये हमारी है धातु को पहचान करने की रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम, यानी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम कैसे धातु को पहचानेंगे इस तरीके से कि किसी भी धातु को उसका परमाणु क्रमांक निकालेंगे, उसमें देखेंगे उसको फर्स्ट ऑर्बिट में 2, फिर 8, फिर 8, ऐसे क्रम वाइज परमाणु क्रमांक हमें याद होना चाहिए। हमारा जो टेबल है धातु अधातु का, और जो हमारा टेबल है पीरियाडिक टेबल है, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। पीरियाडिक टेबल हम एक दिन दिखाएंगे आप लोगों को क्या होता है। पीरियाडिक टेबल में सभी धातु अधातु और जितने भी हैं केमिकल रिएक्शंस हैं सबके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, इसके बारे में एक बार हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जितने भी मतलब धातु होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, उनके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अगर हमें उसके धातु और अधातु होने की पहचान करनी है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, और जो अधातु होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ये मैंने सोडियम का एग्जाम्पल दिया। अब इसी तरह मैग्नीशियम जो होगा, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 12 होता है। तो उसमें भी पहली कक्षा में 2 होगा, दूसरी कक्षा में 8 होगा, और तीसरी कक्षा में 2 होगा, क्योंकि 2 8 10 और 2 12, यानी सबसे लास्ट वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि आसानी से नाभिक की तरफ आकर्षित नहीं होगा, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन को भी त्याग कर देता है। क्योंकि अंतिम कक्षा में इसको पूरा करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, तो इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन जब तक हैं तब तक वो आकर्षित नहीं करेगा, वो त्याग करेगा। मीन्स अगर ये सोडियम, इसके बाद हम मैग्नीशियम का एग्जांपल देते हैं। मैग्नीशियम का भी हमारा सोडियम की तरह परमाणु क्रमांक क्या होता है? 12 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 282, और इसमें भी वही क्रिया होती है कि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अंतिम
कक्षा में इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम यानी कि तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 2 होते हैं और यह भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है, अतः यह भी धातु है। तो ये हो गया हमारे धातु को पहचान करने की रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक गुण से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण हम धातु और अधातु में कैसे पहचान करेंगे। ये हो गया हमारे धातु की पहचान। अब इसके बाद हम बात करते हैं अधातु के बारे में। तो क्या होता है अधातु? अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अधातु यानी कि नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करेंगे कि जब जैसे हमारा कोई भी एग्जांपल हमने ले लिया, धातु जो होते हैं जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जबकि अधातु जो है जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। यह हमारा भौतिक गुण है। धातु और अधातु का भौतिक गुण क्या कहता है कि धातु जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। यह अधातु का भौतिक गुण है। अब हम पढ़ रहे हैं अधातु को रासायनिक गुण से, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम कैसे पहचानेंगे। तो अधातु का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे अधातु में क्या आता है, जैसे कि अधातु के एग्जाम्पल होते हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे हमारे अधातु होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सल्फर का। कार्बन, सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब क्या होगा? 2 और 4 होगा। 2 और क्या होगा? 4 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 2, 4 होगा। तो पहली कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं कार्बन में। तो कैसे इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे? जैसे हमारा ये नाभिक हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज है, मैंने बताया। ये पहली कक्षा है, उसके बाद और ये क्या है? हमारी दूसरी कक्षा है। तो ये इसमें क्या है? हमारी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हमारे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी यहाँ पे हमारे कितने हो गए? 1, 2, 3 और कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमारी दूसरी कक्षा में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन को ये त्याग नहीं है, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और जबकि धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। यह धातु और अधातु की यह पहचान है। क्या है कि धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं और अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो इस पहली कक्षा में हमारे कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 4। और इस कक्षा को पूरा करने के लिए हमें कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो ये हमारे लिए हमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जरूरत होती है। तो 2 और 4 और इस कक्षा को पूरा करने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो ये क्या हो गए? हमारे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले। और अधातु क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं, जबकि धातु क्या होते हैं? धनायन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। और अधातु जो होते हैं वो ऋणायन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। यह धातु और अधातु के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम कैसे पहचानेंगे, यह इसके बारे में हमने बताया। अब धातु और अधातु के जो भौतिक गुण होते हैं वह क्या होते हैं?
धातु जो होता है, धातु और अधातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। धातु और अधातु के भौतिक गुण। धातु ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। यह हमारा धातु का पहला भौतिक गुण। यहाँ पे हम लिख लेते हैं धातु। धातु का भौतिक गुण क्या होता है? यह ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और जो अधातु होते हैं वह ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? अधातु जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, और जो धातु होते हैं वह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। मीन्स इसमें सुचालक कहने का मतलब क्या होता है कि ये आसानी से, तो मैंने क्या बताया कि धातु जो होते हैं ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, और ये पदार्थ, सुचालक कहने का मतलब वे पदार्थ जो कठोर, ध्वनिक तथा ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं वे धातु कहलाते हैं। किसे कहते हैं हम? धातु। वे कठोर पदार्थ जो ध्वनिक, तन्य, आघातवर्ग और वे पदार्थ ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। वे धातु कहलाते हैं। वे पदार्थ जो ध्वनिक, तन्य तथा ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं वे धातु कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ये सॉलिड स्टेट में, इनका जो स्टेट होता है, जैसे कि भौतिक गुण में हमें पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें क्या पदार्थ स्टेट उसका क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस में, यानी ठोस, द्रव और गैस में। तो जो धातु होते हैं वे कठोर होते हैं, यानी सॉलिड स्टेट में होते हैं। इसका जो भौतिक गुण होता है धातु का वह कैसा होता है? सॉलिड स्टेट में, यानी कि कठोर होता है। वे पदार्थ जो कठोर, ध्वनिक, तन्य तथा ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं वे धातु कहलाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं अधातु के भौतिक गुण। ये हमने पढ़ा धातु के बारे में, अब हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में।
वे पदार्थ जो नरम वे पदार्थ जो नरम और ध्वनिक नहीं होते हैं और ऊष्मा और विद्युत की क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। वे पदार्थ जो नरम तथा ध्वनिक नहीं होते हैं, यानी इसमें से आवाज नहीं आती है। वे पदार्थ जो नरम तथा ध्वनिक नहीं होते हैं। वे पदार्थ जो नरम तथा ध्वनिक नहीं होते हैं, जिसमें से आवाज नहीं आती है। जैसे कि सल्फर को एग्जाम्पल ले लीजिए। सल्फर बहुत नरम होता है, वो एक हल्के से किसी भी चीज से हथौड़े की मार से वो आसानी से टूट जाता है, टूट कर चूर चूर हो जाता है। उसमें से आवाज नहीं आती है, उसमें कोई चमक नहीं होती है अपनी। तो ये क्या होता है, अधातु की पहचान होती है। अधातु का ही हम भौतिक गुण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो वे पदार्थ जो नरम होते हैं तथा जिसमें से आवाज नहीं आती है और जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, ऐसे पदार्थ जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ध्वनिक नहीं होते हैं तथा जिसमें चमक नहीं होती है। तथा जिसमें चमक नहीं होती है वह अधातु कहलाते हैं। अधातु या फिर इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, नॉन मेटल कहते हैं। ये हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, भौतिक गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। भौतिक गुण अधातु का कैसा होता है, वे पदार्थ जो नरम तथा ध्वनिक नहीं होते हैं और जिसमें चमक नहीं होती है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। और ये आघातवर्धनीय होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये तन्य नहीं होते हैं। ये हल्के से हथौड़े की मार से ये क्या हो जाते हैं, टूटकर चूर चूर हो जाते हैं। इनमें आवाज नहीं आती है। सल्फर को अगर हम किसी चीज से नॉर्मली अगर ऐसे मारते हैं तो वो तुरंत टूट जाता है और उसमें चमक भी नहीं होती है और वह क्या होता है, उसमें आवाज भी नहीं आती है और ये नरम होता है। वे पदार्थ जो नरम होते हैं। तो ये हमारा हो गया अधातु के भौतिक गुण। और धातु के भौतिक गुण में हमने क्या बताया कि धातु कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। इनका स्टेट कैसा होता है, सॉलिड होता है। और इसमें क्या होता है, आवाज होती है। धातु में क्या होती है, आवाज होती है। धातु में चमक होती है, धातु में तन्यता होती है। तो वे पदार्थ जो कठोर तथा चमक जिसमें होती है और तथा क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत की क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो नरम तथा ध्वनिक नहीं होते हैं, जिसमें चमक नहीं होती है तथा हल्के से हथौड़े की मार से ये क्या हो जाते हैं, टूट टूट कर चूर चूर हो जाते हैं, तो ये ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ये हमने पढ़ा धातु और अधातु के भौतिक गुण। अब और हमने धातु और धातु के रासायनिक गुण के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा भी मैंने बताया कि क्या होता है उसमें। धातु जो होते हैं वह धनायन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं। और अधातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और ये क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। अधातु ऋणायन होते हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कहते हैं। और जो धातु होते हैं वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं और ये क्या होते हैं, धनायन होते हैं। तो ये हो गया हमारा धातु और अधातु के भौतिक गुण से कैसे हम उसकी पहचान करेंगे। और धातु अधातु को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा यानी उसके रासायनिक गुण के द्वारा हम कैसे उसकी पहचान करेंगे। ये हो गया हमारा धातु और अधातु के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, यानी धातु और अधातु से हम कैसे विस्थापन अभिक्रिया करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। धातु और अधातु से विस्थापन अभिक्रिया के बारे में।
विस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट को हम जिंक से जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, आइए देखते हैं। ये CuSO4 है, ये क्या होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम क्या है इसका, कॉपर सल्फेट CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। ये क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को जब हम जिंक से क्रिया कराते हैं तो यह जिंक से अभिक्रिया करने के बाद यह जिंक सल्फेट बनाता है, जो कि क्या होता है, रंगहीन होता है। यानी यह इसका रंग नहीं, इसमें क्या होता है, रंग नहीं होता है। यह क्या होता है, जिंक सल्फेट और कॉपर का निर्माण करता है। जिंक सल्फेट, और ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, इसमें रंग नहीं होता है। एक धातु को उसके जलीय विलयन में, यौगिक में क्रिया कराने पर वह क्या करता है, वह जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है। तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि हमारा कॉपर सल्फेट जिंक से अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट जिंक से अभिक्रिया करके उसको क्या, जलीय विलयन किसमें, कॉपर में विस्थापित कर देता है, और यह कैसा हो जाता है, रंगहीन। जिंक सल्फेट हमें रंगहीन प्राप्त होता है। इसमें कॉपर सल्फेट जिंक से अभिक्रिया करके कैसा, इसको कॉपर में विस्थापित कर देता है, और यह जिंक सल्फेट जो होता है हमें रंगहीन यानी बिना रंग के प्राप्त होता है। और कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है। तो मैंने क्या बताया, विस्थापन अभिक्रिया के किस कहते किसे हैं, एक धातु दूसरे धातु को से अभिक्रिया करके वह उस यौगिक के जलीय विलयन में उसे विस्थापित कर देता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। हाँ, इसमें एक कंडीशन रहती है ये कि अधिक अभिक्रियाशील धातु ही अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। ये इसकी नोटेशन पॉइंट है। नोटेशन पॉइंट क्या कहता है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। यह विस्थापन अभिक्रिया का क्या है, रूल है या नोट है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु ही कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। और विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, एक धातु दूसरे धातु को यौगिक के जलीय विलयन से उस यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है। तो एक धातु दूसरे धातु से अभिक्रिया करके उसके यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, कॉपर सल्फेट जिंक से अभिक्रिया करके वह उसे कॉपर में विस्थापित कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है, यह नीला रंग जो क्या होता है, अदृश्य हो जाता है या रंगहीन हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक धातु दूसरे धातु से अभिक्रिया करके उसके यौगिक को जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है। इस घटना को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा। धातु और धातु का भौतिक गुण क्या होता है और उसका क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, और यह विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें इसका ये तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया, लेकिन होता क्या है, इसकी थ्योरी भी लिख देती हूँ। विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है,
एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है। जैसा कि मैंने आपको सूत्र से हमने डिफाइन कर दिया था कि कॉपर सल्फेट और जिंक से जब अभिक्रिया होती है, यानी एक धातु कॉपर सल्फेट जब दूसरे धातु जिंक से अभिक्रिया करता है तो वह दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन यानी कि कॉपर में विस्थापित कर देता है, और जिससे कि क्या होता है, कॉपर सल्फेट का रंग नीला रंग क्या होता है, अदृश्य हो जाता है। एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से अभिक्रिया करके विस्थापित कर देता है। इस घटना को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से अभिक्रिया करके क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जैसे कि कॉपर सल्फेट जिंक से अभिक्रिया करके क्या करता है, उसमें कॉपर जिंक से अभिक्रिया करके उसको किस में विस्थापित करता है, कॉपर में विस्थापित कर देता है, जिसके कारण जो होता है कॉपर सल्फेट का नीला रंग जो होता है वह अदृश्य हो जाता है, रंगहीन हो जाता है जिंक सल्फेट के रूप में। तो ये हो गया हमारी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। और हमारे धातु और अधातु को भौतिक गुण से कैसे पहचानेंगे और रासायनिक गुण से। भौतिक गुण में क्या होता है कि वह भौतिक गुण में क्या करते हैं, वह उसमें आवाज आती है धातु में, और अधातु में आवाज नहीं आती है। धातु कठोर होते हैं, अधातु नरम होते हैं। और रासायनिक गुण में क्या होता है कि वह इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं धातु, और ये इलेक्ट्रॉन को अधातु ग्रहण करते हैं। धातु धनायन होता है और अधातु क्या होता है, ऋणायन होता है। तो ये हमने आज पढ़ा धातु और अधातु और विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। अब आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।